हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार के पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया हुआ है पेज संख्या 229 पर। अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है, ये हमें बताना है कि हमें अनाज से क्या मिलता है, दालों के सेवन से क्या मिलता है, फलों और सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखो, अनाजों जैसे गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए हमें क्या मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। दूसरा है दाल, तो दालों जैसे चना, अरहर, मटर, मसूर, उड़द आदि से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, जो कि शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। फिर अगला फल, तो फल जैसे आम, केला, संतरा, चीकू, अंगूर तथा सब्जियों से हमें क्या मिलता है, शर्करा, खनिज लवण और विभिन्न विटामिन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखें, जैविक तथा अजैविक कारक, ये पेज संख्या 230 का पहला प्रश्न है। जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं, यानी जो जैविक कारक है और अजैविक कारक है वो फसल उत्पादन की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। तो जैविक कारक जैसे रोग, कीट, निमेटोड्स आदि फसल को खाकर या उन्हें विक्षिप्त करके उसकी उत्पादन क्षमता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। वही हम अजैविक कारक की बात करें, जैसे सूखा, पाला, सारता, गर्मी आदि फसल को आंशिक या पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी जो जैविक कारक है, कीड़े मकोड़े, विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के रोग, वो फसलों को क्या कर लेते हैं, या तो खा लेते हैं या उनको क्या कर लेते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिनसे उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। वही जो अजैविक कारक है, जैसे सूखा, पाला, सारकता, गर्मी या दूसरी प्राकृतिक आपदाएं, वो सब फसल को या तो आंशिक रूप से या पूर्णतः क्या कर लेती है, नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न, फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है, यानी जो सारे वाली फसलें होती है उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है कि वो लंबी होनी चाहिए और उनकी शाखाएं कैसी होनी चाहिए, सघन होनी चाहिए। दूसरा, अनाज के लिए कैसे पौधे, बौने पौधे उपयुक्त है, ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। ठीक है, फिर इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में क्या होती है, सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है पेज संख्या 231 का पहला प्रश्न, वो है वृहत पोषक क्या है और इन्हें वृहत पोषक क्यों कहते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि वृहत पोषक आखिर है क्या और इनको वृहत पोषक फिर क्यों कहते हैं, यानी इसमें दो प्रश्न शामिल है। तो पहला है वृहत पोषक क्या है, तो पौधों की वृद्धि के लिए पोषक टोटल कितने पोषक तत्व, 16 तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इनमें से 13 पोषकों को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं और मिट्टी से प्राप्त होने वाले पोषकों में 6 पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिन्हें वृहत पोषक तत्व कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 6 मुख्य पोषक तत्व है जिन्हें वृहत पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं, हमें बताना है कि जो पौधे हैं वो अपने पोषक तत्व कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो पौधे अपना पोषक जैसे वायु, पानी आदि कहाँ से, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। हवा, पानी और मिट्टी से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व निम्नलिखित है। हमने एक सारणी बनाई है जिसमें एक भाग में हमने स्रोत लिखे हैं, जैसे हवा के जरिए कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, पानी से और मृदा से, और दूसरे भाग में हमने लिखा है पोषक तत्व। तो हवा के जरिए कार्बन और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, मृदा से 2 प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, एक वृहत पोषक तत्व और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व आप जानते होंगे टोटल 6 होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। वही हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो ये कई सारे हो सकते हैं, आयरन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, जिंक, कॉपर आदि, ये सारे क्या है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखें, पेज संख्या 232 का पहला प्रश्न, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद्य तथा
उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। ये बोल रहा है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए हेतु जो हम इसमें एक तो प्राकृतिक खाद मिलाते हैं और दूसरा हम इसमें उर्वरक मिलाते हैं, इन दोनों के उपयोग की हमें क्या करनी है, तुलना करनी है कि खाद महत्वपूर्ण क्या है और उसकी कमियां क्या है, और उर्वरक महत्वपूर्ण क्या है और उसकी कमियां क्या है। तो सबसे पहले हम खाद की बात करते हैं कि खाद क्यों उपयोगी है और इसके नुकसान या फायदे क्या है। तो खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यह पौधों को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं, यानी जो प्राकृतिक खाद होती है उसमें जो पोषक तत्व है वो बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट अथवा पौधे के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है, यानी जो प्राकृतिक खाद होती है उसे या तो जंतुओं के अपशिष्ट यानी मल मूत्र से या फिर पौधों का जो कचरा होता है पेड़ पौधों का, उस कचरे के अपघटन से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषकों और कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। ठीक है, खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में भी सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने या सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता। तो ये क्या थे, ये खाद के सारे उपयोग थे कि खाद हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं उर्वरक की कि उर्वरक के क्या उपयोग है और क्या नुकसान है। तो उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है, यानी जो उर्वरक है उनको कल कारखानों अथवा फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की क्या होती है, अधिकता होती है। दूसरा बिंदु, इसके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि जैसे पत्तियां, शाखाएं और फूल यानी ये अच्छे से विकास करते हैं और स्वस्थ पौधों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसका उपयोग अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी जो उर्वरक है उन उर्वरक का उपयोग कम समय में और कम जगह में अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। उर्वरक की अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण होती है और उर्वरक का लगातार उपयोग मिट्टी की उर्वरता को भी क्या करता है, घटाता है अथवा कम करता है। अतः हमें एक निश्चित मात्रा में ही उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। इसके लगातार उपयोग से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की पुनः प्राप्ति नहीं हो पाती, जिससे सूक्ष्म जीवों और भूमिगत जीवों का जीवन चक्र क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। यानी जब हम इसका ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं तो जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की जो पूर्ति है वो आसानी से नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव और जो भूमिगत जीव है उनका जीवन चक्र क्या होता है, प्रभावित होता है। यद्यपि उर्वरकों के उपयोग से कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये मृदा की उर्वरता को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें उर्वरकों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है पेज संख्या 235 का ए भाग का, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में सबसे अधिक लाभ होगा और क्यों। हमें टोटल 3 परिस्थिति दी गई है और बताना है कि इनमें से कौन सी स्थिति सबसे अच्छी है और क्यों। पहला है किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करे, सिंचाई न करे और उर्वरक का उपयोग भी न करे। दूसरा है किसान सामान्य बीजों का प्रयोग करे, सिंचाई करे और उर्वरक का उपयोग करे। तीसरा है किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे और फसल सुरक्षा की विधियां भी अपनाए। तो इसमें से सबसे जो उपयुक्त परिस्थिति है वो कौन सी है, ऑप्शन सी, कि किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करे, उनकी सही समय पर सिंचाई करे, साथ ही जरूरत हो तो उर्वरक का भी उपयोग करे और फसल सुरक्षा की विधियां अपनाएं। ठीक है, चलिए, क्योंकि ऐसा जरूरी क्यों है, क्योंकि यदि किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करेगा, समय पर सिंचाई करेगा, उर्वरक का उपयोग करेगा और फसल सुरक्षा की विधियां अपनाएगा तो उसकी फसल अच्छी होगी, यानी उसकी जो फसल है वो कैसे होगी, अच्छी होगी और कीटों से क्या होगी, मुक्त होगी और इस प्रकार उत्पादन स्वतः क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 235 के बी सेक्शन का, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है, ये हमें बताना है। तो फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां और जैव नियंत्रण इसलिए अच्छा समझा जाता है ताकि उत्पाद को हानि पहुंचाने वाले जो जैविक कारक है जैसे कीट, कृंतक, कवक, श्रीचंडी, जीवाणु आदि क्या हो जाए, मर जाए और भंडारण के बाद भी उत्पाद की गुणवत्ता क्या रहे, कायम रहे। इसी कारण उसके लिए विभिन्न निरोधक विधियां और जैव नियंत्रण को अच्छा समझा जाता है। आया समझ में। अगला प्रश्न देखें,
भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। यानी जब अनाज का भंडारण किया जाता है तो भंडारण की उस प्रक्रिया में से कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। तो भंडारण की प्रक्रिया में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। अगर हम जैविक कारक की बात करें तो भंडारण जो जिस अनाज का हमने भंडारण किया है उसमें समझ लीजिए कीट, कुतंक, कवक, सिचंडी, जीवाणु जैसे जीव अगर पनप जाए तो वो अनाज को क्या करेंगे, क्षति पहुंचाएंगे। वही हम अजैविक कारक की बात करें तो यदि भंडारण के स्थान पर नमी या ताप का अभाव हो तो ऐसी स्थिति में भी अनाज क्या होगा, खराब होगा। तो जैविक और अजैविक दोनों ही कारक फसल की भंडारण की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, बाधित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पेज संख्या 236, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए आप कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, के लिए प्राय कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों। तो पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय संकरण विधि का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है कि इस विधि में देसी यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल होती है और विदेशी जो कि लंबा दुग्ध श्रावण काल यानी जो लंबे समय तक दूध देती है, नस्लों के बीच संकरण कराने पर संकर नस्लें उत्पन्न होती है जिसमें दोनों के ऐच्छिक गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होगी और उसके दूध देने की क्षमता का जो काल है वो भी अधिक होगा। तो इस वजह से हमें क्या होगा, फायदा होगा। इसी कारण से हम संकरण विधि का उपयोग करते हैं। यानी संकरण विधि की मदद से हम दो या उससे अधिक नस्लों का एक ऐसा मिश्रण तैयार कर सकते हैं जिनमें उन सभी नस्लों का क्या हो, सभी नस्लों के गुण धर्म मौजूद हो। अगला क्वेश्चन है पेज संख्या 236 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथन की विवेचना कीजिए। यह रुचिकर है कि भारत में कुक्कुट अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए उपयुक्त क्यों नहीं होते। ये बोल रहा है कि जो अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ है वो पशुओं के लिए काफ़ी अच्छे प्रोटीन आहार माने जाते हैं, वही वो मनुष्यों के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है, इसका हमें कारण बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ है वो मनुष्यों के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें पौष्टिकता की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, उसमें किसकी कमी होती है, पौष्टिकता की कमी होती है। कुक्कुट और ब्रोलर आहार में हमें प्रोटीन, वसा और विटामिन क्या मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इस प्रकार अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने के लिए कुक्कुट सबसे अधिक क्या है, सक्षम है। आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न है, पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंध प्रणाली में क्या समानता है वो हमें बताना है। कि पशुपालन और कुक्कुट पालन दोनों की जो प्रबंधन की प्रणाली है उसमें समानता क्या है, उस समानता को बताना है। तो पशुपालन और कुक्कुट पालन में पर्याप्त उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणाली जरूरी है। दोनों ही के लिए आवास में उचित ताप, जिस प्रकार पशुओं के लिए एक उचित आवास होने चाहिए उसी प्रकार कुक्कुट पालन के लिए भी एक उचित आवास होने चाहिए। उसमें उचित ताप की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, आहार में गुणवत्ता होनी चाहिए, रोगों और पीड़कों का समय समय पर नियंत्रण करना चाहिए और उनसे बचाव, नस्ल सुधार आदि क्या है, शामिल है। ये सभी जो पशुपालन पर बात लागू होती है वही कुक्कुट पालन पर भी बात है लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है, इसके प्रबंधन के अंतर को भी स्पष्ट करो। ठीक है, पहले हमें ब्रोलर और अंडे देने वाली लेयर उन दोनों में अंतर बताना है और इसके बाद इनके जो प्रबंधन में अंतर है उसको भी बताना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में अंतर को देखते हैं। तो ब्रोलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा की मात्रा अधिक होती है, जबकि लेयर के आहार में प्रोटीन, वसा के साथ विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। ठीक है, दूसरा बिंदु है, ब्रोलर को मांस के लिए पाला जाता है जबकि लेयर को मुख्यतः अंडों के लिए पाला जाता है। यानी ये यहाँ पर जो बात हो रही है वो मुर्गियों की दो अलग अलग नस्लों की हो रही है। ठीक है, एक ब्रोलर और एक लेयर। तो जो ब्रोलर होती है उसे सामान्यतः मांस के लिए पाला जाता है, जबकि जो लेयर होता है, लेयर जो नस्ल की जो कुक्कुट होते हैं, मुर्गियाँ होती है, उनको मुख्यतः अंडों के लिए पाला जाता है। फिर ब्रोलर के जो सूजों की वृद्धि है वो कैसे होती है, बहुत ही तीव्र होती है, जबकि लेयर के सूजों की वृद्धि अपेक्षाकृत थोड़ी क्या होती है, धीमी होती है। अगला बिंदु है ब्रोलर और लेयर के प्रबंधन में अंतर।
अभी हमने उनकी विशेषताओं में अंतर देखा था, उनके गुण धर्मों में, ठीक है। अभी हम उनके प्रबंधन में अंतर देख रहे हैं कि किस प्रकार उनका जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसमें अंतर है। तो ब्रोलर की आवास, पोषण और पर्यावरणीय आवश्यकताएं लेयर से कुछ क्या होती है, भिन्न होती है। ब्रोलर के आहार में प्रोटीन और वसा की मात्रा अधिक होती है, जबकि लेयर के आहार में प्रोटीन, वसा के साथ विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा अधिक रखी जाती है। तीसरा, रोगों के प्रति लेयर में ब्रोलर से अधिक प्रतिरोधकता होती है। अगला है मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पेज संख्या 239 का पहला प्रश्न है। तो मछलियाँ प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं 2 तरीके हैं, या तो प्राकृतिक स्रोतों से या फिर मछली पालन से। तो हम मछलियों को जैसे प्राकृतिक स्रोत, नदी, झील, झरने, तालाब, समुद्र आदि से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे सामान्यतः मछली पकड़ना कहते हैं। वही दूसरा है मछली पालन। हम मछलियों को समुद्र के पास, समुद्री जल में या ताज़ा जल में पाल सकते हैं, और इसे क्या कहते हैं, इसे मछली संवर्धन अथवा मछली पालन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ है, इसका हमें आंसर बताना है। तो मिश्रित मछली संवर्धन में मछलियों का खाद्य स्वभाव अलग होने के कारण मछलियों में भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती। यानी जब हम अलग अलग नस्ल की मछलियों को एक साथ पालते हैं, तो जब हम उनमें अलग अलग आहार डालते हैं, ठीक है, उनको खाने के लिए, तो जब अलग अलग नस्ल की मछलियाँ होगी तो उनके आहार में भी विभिन्नता होगी। तो जब हम आहार उन्हें देंगे तो उस आहार के लिए उन मछलियों में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, और तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का उपयोग हो जाता है। इससे उत्पादन भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और मछलियों में संक्रमण भी कम फैलता है। ये क्या है, मिश्रित मछली संवर्धन के लाभ है। अगला क्वेश्चन है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए। यानी अगर आप मधु पालन कर रहे हो तो जो मधुमक्खी पाल रहे हो उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला है मधुमक्खियाँ डंक कम मारे, यानी जिन मधुमक्खियों का पालन कर रहे हैं वो उस किस्म की होनी चाहिए जो बहुत ही कम डंक मारती हो। दूसरा, वे निर्धारित छत्ते में ज़्यादा समय बिताएं, यानी ऐसी मधुमक्खियाँ जो बाहर बहुत कम घूमे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने छत्ते में क्या करें, व्यतीत करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, मधु उत्पादन करें। तीसरा, वे अपनी जनसंख्या तेजी से बढ़ा सके, और इनमें शहद इकट्ठा करने की क्षमता भी कैसे होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चरागाह क्या है और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है। तो चरागाह आप जानते होंगे, शहद इकट्ठा करने के लिए उपलब्ध फूलों वाली जगह को चरागाह कहते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद और पराग एकत्रित करती है, और चरागाह की पर्याप्त उपलब्धता से शहद की गुणवत्ता क्या होती है, निर्धारित होती है। यानी मधुमक्खियाँ जितनी अधिक फूलों से और अलग अलग किस्म के फूलों से क्या करेगी, मकरंद और पराग एकत्रित करेगी, उतना ही आपका जो शहद है वो शहद क्या होगा, उच्च गुणवत्ता वाला बनेगा। तो इस प्रकार जो चरागाह है वो मधु उत्पादन से संबंधित है। जहाँ पर जितने अच्छे चरागाह होंगे वहाँ पर जो मधु पालन है, मधुमक्खी पालन है, वो उतना ही अच्छा विकसित होगा। तो इस प्रकार हमने पाठ के भीतर दिए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।